वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे आज का न्यूज़पेपर, और आज जो है वो हम द हिंदू के बारे में बात करेंगे, प्लस साथ में डिस्कस करेंगे कि कौन सी न्यूज़ जो है वो हमें किस तरह से हेल्प करेगी। फॉर एग्जांपल लाइक GS1, GS2 एंड GS3। तो इस तरह से जो है वो हमारा टारगेट रहेगा, और हम न्यूज़पेपर को समझेंगे कि न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ा जा सकता है, या न्यूज़पेपर से जो है वो हम करंट अफेयर किस तरह से निकाल सकते हैं। तो लास्ट तक बनिएगा, एंड अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस करंट अफेयर के रिगार्डिंग आप हमारे इनिशिएटिव्स को चेक कर सकते हैं, जिसमें जो है वो हम पार्ट वाइज, यानी कि हमारा ये टारगेट है कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को जो है वो हम स्टैटिक फैक्ट्स के साथ लिंक करके जो है वो कवर कर रहे हैं। और इसमें जो हमारी कोर थीम है, जो हमारा कोर टारगेट है, वो यही है कि हम जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ में ही जो है वो करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आप हमारे इनिशिएटिव्स को चेक कर सकते हैं और साथ में सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो न्यूज़ बनती है वो छोटी सी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है, वो है रशिया फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सेज यूक्रेन। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया ने क्या किया है, बैलिस्टिक मिसाइल को जो है वो चलाया है, मतलब यूक्रेन के अगेंस्ट। तो ये हम लिख सकते हैं एक तरह से, जहां हमें लिखना आंसर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल है कि हमें कोई एग्जांपल ऐड करना है जो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट हो रहा है या ह्यूमैनिटी पर जो है वो क्राइसिस चल रहा है, तो वहाँ हम ये एग्जांपल ऐड कर सकते हैं जिस तरह से रशिया यूक्रेन की वॉर लग रखी है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ बनती है, गौतम अडानी इंडिक्टेड इन US ओवर चार्जेस ऑफ ब्राइबरी सिक्योरिटी फ्रॉड्स। तो इसको हम एज अ कंसर्न ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें तो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है ये, और इनके ऊपर अगर इस तरह के चार्जेस लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज़ रेज करता है। तो इसको भी जो है वो हम इन डिटेल पढ़ सकते हैं। और अगर हम बात करें रशिया के रिगार्डिंग, तो वो हायर सेक्शन का पार्ट बनता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यूक्रेन ने ये क्लेम किया है, ये कहा है कि रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल करी, तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है अटैक किया है यूक्रेन के ऊपर। तो अब इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि साथ में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ये भी कहते हैं कि इंडिया जो है वो एक अकेली कंट्री है, इंडिया जो है वो वन ऑफ कंट्री हो सकती है जो कि इस वॉर को रोक सकती है। तो ये फैक्टर भी जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे एक अडानी ग्रुप वाला जो रहेगा वो। देन उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ सकते हैं वो पढ़ सकते हैं ये स्टबल बर्निंग का इशू। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टबल बर्निंग और दिल्ली एयर पोल्यूशन, ये आपस में लिंक करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेला यही रिस्पॉन्सिबल है दिल्ली एयर पोल्यूशन के लिए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और जब आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हो तो आप इस तरह से यहाँ पर जो है वो एरो बना सकते हैं और लिख सकते हैं कि क्या क्या जो है वो इंपॉर्टेंट कारण है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसकी वजह से दिल्ली एयर पोल्यूशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक स्टबल बर्निंग एक इशू हो गया, ठीक है, जो व्हीकल्स का पोल्यूशन है वो एक रिस्पॉन्सिबल हो गया। या फिर अगर हम बात करें गार्बेज एक सबसे बड़ा इशू है जो यमुना के साइड पे दिख रहा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो विंटर सीजन में जो विंड है वो विंड ट्रैप होता है दिल्ली के अराउंड में, तो उसकी वजह से भी जो है वो आप देख सकते हैं। और ये टेम्परेचर इन्वर्जन का भी एक जो है वो यहाँ पर जो है वो फैक्टर रहता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, वो भी एक जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन सब बता सकते हैं। इसके बाद अगर आपके पास और भी रीज़न इंक्लूड कर सकते हैं तो हम बता सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन। अभी दिल्ली में पेड़ ही नहीं बचे हैं। पहले दिल्ली के अराउंड में अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे अच्छे घने पेड़ होते थे, जंगल होता था, लेकिन अभी वो पेड़ खत्म होने लगे हैं। तो वो भी एक फैक्टर है कि जो कार्बन सिंक है वो ख़त्म होती जा रही है, तो वो कार्बन को ऑब्जर्व ही नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फिर पोल्यूशन ही कॉज करेगा। तो ये कुछ पॉइंट बता सकते हैं। फिर साथ में जब हम इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं न्यूज़पेपर को, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है। और इम्पैक्ट में जो आपके पास करंट में एग्जाम्पल रहते हैं उनको तो हम जरूर पढ़ सकते हैं कि करंट में जो आपके पास एग्जाम्पल रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक हम बता सकते हैं कि जो एजुकेशन है उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, एजुकेशन सेक्टर है उसके ऊपर जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ये हम एक पॉइंट बता सकते हैं। सेकंड हम बता सकते हैं हेल्थ के ऊपर, हेल्थ क्राइसिस रेज हो रहे हैं, इससे एयर पोल्यूशन से भी जो है वो काफ़ी डेथ हो रही है, उसको भी जो है वो हम हाईलाइट कर सकते हैं। इवन हम ये भी बता सकते हैं यहाँ पर कि कोविड-19 के बाद जो है वो 2023-24 में जो है वो एयर पोल्यूशन सेकंड कंट्रीब्यूटिंग जो है वो रहा है एक तरह से डेथ के केस में, इसकी वजह से जो है वो ज़्यादा डेथ हुई है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिनको हम ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ये भी जो है वो कहीं ना कहीं लिंक करता है एयर पोल्यूशन के साथ, जिसमें ट्रैफिक के बारे में बात की जा रही है। और ये भी कहा गया है कि ऑड वन स्कीम को फॉलो करेंगे, ठीक है, ऑड इवन स्कीम को फॉलो करेंगे, तो वो भी एक छोटा सा मेजर रहता है। शॉर्ट टर्म मेजर्स में और लॉन्ग टर्म मेजर्स में हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। देखो, जब दिल्ली एयर पोल्यूशन की बात आएगी तो मेजर्स क्या हो सकते हैं, तो हम एक शॉर्ट टर्म मेजर बता सकते हैं और लॉन्ग टर्म मेजर बता सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर हम बात करें दिल्ली एयर पोल्यूशन को एड्रेस करना, वो एक शॉर्ट टर्म गोल में हम नहीं अचीव कर सकते, हमें जो है वो लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो है वो वन ऑफ मोस्ट पोल्यूटिंग सिटी भी मानी जाती है। तो ये भी एक फैक्टर रहता है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें और जो है वो अभी वे फॉरवर्ड जो है वो सजेस्ट करने चाहिए, और साथ में ही आप इस तरह से जो है वो पढ़ सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की, तो वो शिवाजी के स्टैचू से रिलेटेड है, जिसमें ये बात की गई है कि जो अभी स्टैचू कोलैप्स हुआ था, तो सबसे पहले तो ये लिंक करता है सीधा आर्ट एंड कल्चर के साथ। अब
इससे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि शिवाजी महाराज जी न्यूज़ में आ जाते हैं। तो शिवाजी के बारे में अगर हम बात करें, शिवाजी महाराज जी के बारे में, तो फादर ऑफ इंडियन नेवी इनको कहते हैं। एक शॉर्ट जो मैं आपको छोटा सा बताता हूँ, फादर ऑफ इंडियन नेवी, इन्होंने जो है वो नेवी में भी काफ़ी सुधार किए थे और इनको जो है वो फादर ऑफ इंडियन नेवी भी कहा गया है। अब जो हमें पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले तो आप मराठा साम्राज्य को पढ़ सकते हैं, लाइक ओवरऑल एक रिवाइज कर सकते हैं कि शिवाजी जो थे फाउंडर थे, उसके बाद उनके बेटे संभाजी हुए, फिर संभाजी के बाद जो है वो राजा राम वन हुए, ठीक है। संभाजी के बाद फिर राजा राम वन के बाद राजा शिवाजी सेकंड हुए, फिर शिवाजी सेकंड के बाद अगर हम बात करें तो शाहूजी महाराज आए। तो इस तरह से हम पढ़ सकते हैं। फिर अगर हमें सिंगल रिवाइज करना है तो पेशवाज को भी रिवाइज कर सकते हैं कि कौन से पेशवा कहाँ कहाँ पे क्या थे। इस तरह से न्यूज़पेपर पर लिख दो तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि हाँ कितना जो है वो जीएस हमें साथ में है, और न्यूज़पेपर जो है वो रिवीजन के लिए भी हेल्प कर सकता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है वो बनता है, इसमें ये सभी हम छोड़ सकते हैं, ये जो है वो लाइक अगर हम इस तरह से इसको कट भी कर सकते हैं कि अवॉइड कर सकते हैं, ये हमारे काम की न्यूज़ नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट रहता है वो ये रहता है कि इंडिया टू होस्ट ग्लोबल मीट ऑफ कोऑपरेटिव इन दिल्ली। कोऑपरेटिव्स के लिए कब होस्ट करेगा ग्लोबल मीट? नवंबर 25। ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र विच लॉन्च द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 एट द कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस जो है आपके कहाँ पर हो सकती है? न्यू दिल्ली में हो सकती है। इंडिया इसको होस्ट करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी हम जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बनती है इसमें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो देखो सबसे पहले ये बांदीपुर टाइगर रिजर्व आ गई। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो आपका कहाँ पर है? कर्नाटका में। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक बांदीपुर हो गया, ठीक है। दूसरा अगर एक बांदीपुर हो गया, और एक और आता है जिसका नाम बी से शुरू होता है, और वो जो है बांधवगढ़। बांधवगढ़, बांदीपुर, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, मतलब आपस में भी एक तरह से बात करें अगर इनके फीचर्स जो है वो बहुत यूनिक है, तो उस तरह से हम इसको एक पढ़ सकते हैं। और सेकंड हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि अभी 56 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, तो 56 कौन सा बना है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बनाना है। लेटेस्ट वीडियो जो हमने अपलोड कर रही है नवंबर पार्ट 5, उसमें उसको डिस्कस कर रखा है। देन उसके बाद बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो हम पढ़ सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर करना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको हमने लॉन्च किया था 1973 में, साथ में ही रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो कि बनाई गई थी कौन से ईयर में? 2006 में, अप्रॉक्स 2006 है, इसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। और ये बनी है 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है उसके अंडर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो है वो बनाई गई है। और इसमें भी जो है वो हम इस तरह से लिंक करके जो है वो पढ़ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, तो हमें ईजी रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट भी टाइगर रिजर्व आता है जो न्यूज़ में है, और ये जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रणथंबोर टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में है। और रणथंबोर टाइगर रिजर्व का ना एग्जांपल आप एज अ ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट में लिख सकते हैं, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि रणथंबोर टाइगर्स एंड ह्यूमन स्ट्रगल फॉर स्पेस एंड सर्वाइवल। मतलब इतनी रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है जिसकी वजह से जो है वो ये लोग जो है वो चैलेंज फेस कर, ये दोनों जो है वो ह्यूमन और टाइगर्स दोनों जो है वो चैलेंज फेस कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए। हैबिटेट नहीं हो रही है दोनों के पास, तो प्रॉपरली फिर कन्फ्लिक्ट जो है वो रेज हो रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि टाइगर्स जो है वो मतलब एक तरह से यहाँ पर भी न्यूज़ बन रखी है कि एक टाइगर ने जो है एक आदमी को जो वो मार दिया। तो ये इस तरह के कंसर्न रहते हैं। तो इसका कारण ये है कि अभी स्पेस हम लोग इतनी अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इतनी रैपिड अर्बनाइजेशन कर रहे हैं कि फॉरेस्ट तो हम लोग समझते हैं कि कुछ है ही नहीं, फिर बाद में हमें रियलाइज़ हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल है। एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पर बात की गई है इंडिया नीड एन एनवायरमेंटल हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी। अब ये एक इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड हो सकता है, इसको हम वे फॉरवर्ड बता सकते हैं जहाँ भी हम एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग या इकोलॉजी के रिगार्डिंग मेजर्स को सजेस्ट करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं। सेकंड में बात है कि COP29 के बारे में बात की जा रही है, तो देखो एक तो ये पार्ट होता है GS3 का, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। सेकंड ये पार्ट IR का भी बन सकता है, क्योंकि IR में कहीं ना कहीं ये पूछा जा सकता है कि इंडिया के क्या इनिशिएटिव है, इंडिया का क्या डिप्लोमेटिक स्टैंड है ऑन एनवायरमेंट रिलेटेड इशूज़। फॉर एग्जाम्पल एक वी आर डेवलपिंग इकॉनमी। अब डेवलपिंग है तो डेफिनेटली बात है कोल हमारी नीड है, और कोल जहाँ पर हमारी ज़रूरत है मतलब इमिशन होगा। जब हम बात करें इमिशन की या कोल की बात करें तो डेफिनेटली बात है इमिशन होगा। हालांकि हमारा ये भी टारगेट है कि हमें 500 गीगावाट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है बाय 2030, लेकिन फिर भी जो है वो डेफिनेटली है कि अगर डेवलप्ड कंट्री बनना है तो कोल तो ज़रूरी है, एनर्जी सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके रिगार्डिंग ये IR का सेक्शन भी पढ़ सकता है, बन सकता है। और इसके रिगार्डिंग छोटा सा एग्जाम्पल हम ऐड कर सकते हैं कि गोयना, ठीक है, एक छोटी सी कंट्री है, ठीक है, गोयना, जहाँ पर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जब इस G20 समिट के लिए जा रहे थे तो उन्होंने सोचा कि चलो यार गोयना भी होकर आते हैं। अब रीज़न क्या है?
अभी रीज़न क्या है इसका, यहाँ पर जो इसका मेन कारण है सबसे इंपॉर्टेंट वही रहता है कि यहाँ पर आपको एक तो हाइड्रोकार्बन मिल जाएंगे, ये बहुत लिंक करके पढ़ सकते हैं हम करंट अफेयर के साथ। एक तो आपको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे और दूसरा ऑयल रिच रीजन है। वेनेजुएला में तो ऑलरेडी क्राइसिस चल रहे हैं, तो अभी वहाँ पे तो हम इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन गुयाना में जो है वो हम भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा ये माना गया है कि 56 साल में पहली बार कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो है वो गुयाना गया है। तो इससे जो है वो इन हमारे और गुयाना के बीच में जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, और फर्दर ये एक तरह से डिप्लोमेटिक स्टैंड बन सकता है। तो ये इस तरह से हम लिंक करके पढ़ सकते हैं, तो हमें हेल्प मिलेगी। और एनवायरमेंट रेगुलेशन के रिगार्डिंग जो ये एडिटोरियल है ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने काफ़ी अच्छे जो इसमें सुझाव दिए हैं, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, GS3 में हमें हेल्प करेगा। प्लस उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अभी देखो यहाँ पर बिल्डिंग अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, तो जो इन्होंने कंक्लूजन ऐड किया है उसको हम अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं, एज इट इज़ ऐड कर सकते हैं। इससे हमें जो है वो प्लस पॉइंट मिलेगा और एक अच्छा नंबर मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो देखो ये एडिटोरियल में जो है वो जिन्होंने लिखा है वो एक पर्सनैलिटी डॉक्टर स्वामीनाथन भी है। तो MS स्वामीनाथन जी की बेटी है ये, तो इसलिए हमें हेल्प मिलेगी इस एडिटोरियल के थ्रू। इतने इंटेलेक्चुअल पर्सन के जब हम थॉट्स पढ़ेंगे तो उससे हमें जो है वो हेल्प मिलेगी, और हम इवन लाइक इनके पॉइंट ऑफ व्यू को अपने आंसर में भी ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद अ बिट ऑफ चेंज। तो ये कहीं ना कहीं देखो, अब ये भी जो है वो जिस पर्सन ने लिखी है वो एक तरह से प्रोफेसर है, ठीक है, और इन्होंने इंडिया और UAE के बीच में है। अब इंडिया और UAE मतलब IR का पार्ट हो गया GS2, तो ये इंपॉर्टेंट है GS2 पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें कहा जा रहा है द बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड UAE वाज साइन अर्लियर इन दिस ईयर, रिसेंट मेड पब्लिक। तो ये पब्लिक हो गई है, तो इसमें हम इंडिया और UAE के बीच के रिलेशंस की बात कर सकते हैं। और इवन UAE बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, क्योंकि एक ग्रुप का नाम है I2U2 जिसको हम साथ में पढ़ सकते हैं, इंडिया, इजराइल, USA, UAE। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये एक तरह से इसको न्यू क्वाड भी कहा गया है। तो इस तरह से हम इसको लिंक करके पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर न्यू क्वाड वाला एग्जांपल ऐड करके देन फिर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं क्या क्या जो है वो यहाँ पर इनिशिएटिव्स है इंडिया और UAE के, और किस तरह से जो है वो बायलैटरल इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा, ट्रेड एंड कॉमर्स को। देन उसके बाद नेक्स्ट है सोशल मीडिया डूइंग मोर हार्म देन गुड टू डेमोक्रेसी। अब ये एक तरह से बैलेंस्ड आंसर है। एक तरह से अगर हम बात करें तो अगर हमें कंटेंट चाहिए रिगार्डिंग द मेन्स आंसर राइटिंग, तो उसमें जो है वो ये एडिटोरियल एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चल रहा है। बैलेंस्ड इन द सेंस कि इज़ दैट सोशल मीडिया। तो सबसे पहले अब हम अपने क्या है, जब हमने इस एडिटोरियल को पढ़ लिया तो इसी को क्वेश्चन बनाओ, और फिर अपने जो है वो हम उसमें लिख सकते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि ठीक है सोशल मीडिया से हार्म भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहे हैं आज के टाइम, अगर हम बात करें जिस तरह से फेक न्यूज़ स्प्रेड हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करें, तो वो पैनिक जब क्रिएट कर रहे हैं तो वो एक चैलेंज आता है। तो ये भी हम पॉइंट ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद अच्छा है या बुरा है वो भी बता सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से डिजिटल डेमोक्रेसी को हम प्रमोट कर रहे हैं, या डिजिटल इंडिया या डिजिटल इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, हर चीज़ को डिजिटाइज कर रहे हैं, तो उसमें सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इवन लाइक अवेयरनेस, लेकिन अवेयरनेस जब एक पर्सन के कंट्रोल में आ जाए, अवेयरनेस जब प्रिवेसी का कंसर्न बन जाए, तो फिर वो चैलेंज बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं और इसमें से बहुत अच्छे पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, और फिर फाइनली हम उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इवन इस एडिटोरियल को पूरा पढ़ो और फिर इसके सिनॉप्सिस बनाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर सिनॉप्सिस हमारे पास लॉन्ग टाइम रहेंगे और उसको हम रिवाइज भी कर सकते हैं। देन उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है देखो अगेन दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली की बात की जा रही है। इज़ दिल्ली बिकमिंग अनइनहेबिटेबल सिटी? क्या दिल्ली अब रहने के लिए है ही नहीं? जिस तरह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये कोर फैक्टर है। अगर हम बात करें, एक छोटा सा नॉर्मल सा इशू है दिल्ली पोल्यूशन के रिगार्डिंग, तो इसको कवर करने के लिए अब देखो यहाँ पर हम पूरा पढ़ सकते हैं। तो उसमें पूरी रिपोर्ट्स डाटा दे रखा है कि कितना पोल्यूशन कहाँ पर हो रहा है, पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है। PM की अगर हम बात करें 2.5 या 1.5, तो वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, ये सारा जो है वो इसमें मेंशन कर रखा है, और ये आज का न्यूज़पेपर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देन उसके बाद दिल्ली एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग अब देखो हमें पता है कि कुछ चैलेंजेस हैं दिल्ली एयर पोल्यूशन, ठीक है, हमें पता है कुछ चैलेंजेस है, तो हम सबसे पहले चैलेंजेस लिख लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप रफ पेज पर अपने आप लिखो चैलेंजेस। जब हम लिख दिए तो उसमें हमें क्लियर हो गया कि ये 5-6 चैलेंजेस है। देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हम यहाँ पर साथ में मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बता दो 4-5, इस तरह से रोज़ प्रैक्टिस करते हैं। ये माइंड मैप्स प्रिपेयर कर सकते हैं, इस तरह से प्रिपेयर करने से ना आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलती है। और फिर कॉन्फिडेंस लेवल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो तो उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आना चाहिए, तो वो इस तरह से जो है डेवलप किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपके पास वे फॉरवर्ड होने चाहिए। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, दैट मीन्स कि आपके पास एग्जैक्ट सुजेशंस होने चाहिए कि क्या क्या जो है वो इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। फिर आप 4-5 वे फॉरवर्ड बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन लाइन, कंक्लूजन जो है वो हमेशा तैयार होना चाहिए हमारे पास।
कंक्लूजन में हम बता सकते हैं कि अगर भारत को एक विकसित देश बनना है या भारत को अगर नेट ज़ीरो का जो मिशन का टारगेट है उसको अचीव करना है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें जो है वो एक इनोवेटिव सस्टेनेबल सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी रहेगी। तो हम इस तरह से जो है वो बता सकते हैं और कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखो यहाँ पर है, संजय मूर्ति अज्यूम्स ऑफिस ऑफ न्यू कैग, CAG बने हैं। तो इसके रिगार्डिंग देखो अब सबसे पहले साथ साथ में याद कर लो। तो साथ साथ में क्लियर कर लो कि आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 158 जो है वो CAG के साथ लिंक करता है। और गिरीश कुमार मुर्मू जो है वो अभी नहीं है। अभी इसके बाद जो है वो कौन बनेंगे, CAC जो अब क्या है, ये नए अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। 1989 बैच IAS ऑफिसर है ये, हिमाचल प्रदेश कार्डर के हैं, तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहता है एग्जाम अगर हम बात करें हिमाचल पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसमें और हम पॉइंट कर सकते हैं कि कौन अपॉइंटमेंट करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट कैसे होगी, तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। ओथ कौन करवाता है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। इनके रोल और फंक्शन क्या है, इनकी जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करते हैं। इस तरह से साथ साथ में ही रिवाइज करो। जैसे रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो रिपोर्ट को जो है वो आपका पार्लियामेंट में रखते हैं, और फिर पार्लियामेंट में एक कमेटी है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो इस रिपोर्ट को स्टडी करती है। तो इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर हमारा जो है वो देखो क्या हो रहा है, स्टैटिक भी साथ में प्रिपेयर हो रहा है। इवन लाइक जिस तरह से लाइक पुलिस का एग्जाम होगा, तो पुलिस एग्जाम में अभी देखो स्टैटिक तो बाहर ही है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी, लेकिन करंट में अगर CAG आ गया तो आर्टिकल तो पूछ सकते हैं वो। तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ल्ड शुड एम्बेरस बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या हो गया, देखो बुद्धिस्ट कल्चर इंपॉर्टेंट हो गया। जो बुद्धिस्ट कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैसे पढ़ सकते हैं हम इसको, किस तरह से कवर कर सकते हैं, तो आप बुद्धिज़्म को साथ में पढ़ सकते हैं कि लाइक बुद्धिज़्म की जो काउंसिल्स है 4, उनको साथ में रिवाइज कर लो, कौन कौन सी कहाँ पर हो रखी है। बुद्धिज़्म का जो इंपॉर्टेंट, बुद्धिज़्म अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध के जो इंपॉर्टेंट जो थॉट्स थे, प्रोसेस थे, जो उनके नॉवल फीचर्स थे, जो उन्होंने बात कही है कि हमें ये फॉलो करना चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल मिडिल पाथ, तो उसको हम जो है वो साथ में कवर कर सकते हैं कि इसमें कि क्या क्या जो है वो टारगेट है। इस तरह से कवर कर सकते हैं इसको। और अब अगर एक छोटा सा पॉइंट मिलता है, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, जिसको हम वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं और एज अ सजेशन लिख सकते हैं। इवन हम इसको अपने ऐसे में भी इंक्लूड कर सकते हैं, आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। वो है कि वर्ल्ड शुड एम्बेरस बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स। तो हमें बता सकते हैं कि हम अगर हमें वर्ल्ड पीस को जो है वो प्रमोट करना है, हमें रीजनल सिक्योरिटी पीस को प्रमोट करना है, तो उसमें हम बता सकते हैं कि बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स एक रोल हो सकते हैं। और ये इंडिया का एंशिएंट कल्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल है कि अगर हम बात करते हैं साउथ कोरिया या नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, या अगर हम बात करें आसियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, तो उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो हमारा बुद्धिस्ट कल्चर इंपॉर्टेंट रहता है। और फिर कल्चरल टाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लिंक करता है, और इसको हम IR में भी ऐड कर सकते हैं। यानी कि GS2 का भी जो है वो ये टॉपिक बन सकता है, GS1 का भी ये टॉपिक बन सकता है, और GS3 का भी ये टॉपिक बन सकता है। तो तीनों में हम इसको लिंक कर सकते हैं। और इस बार अभी हो भी ऐसा रहा है, इवन आप ट्रस्ट नहीं करोगे, जो इस बार का ऑप्शनल का पेपर था हिस्ट्री का, उसमें डिस्कस द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया है। अभी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी पूछते तो भी हम मान लेते कि ठीक है ये लिंक कर रहा है, लेकिन वो पूछा गया डायरेक्ट फीचर्स, तो ये डायरेक्ट पॉलिटी का क्वेश्चन है और हिस्ट्री के ऑप्शनल के पेपर में पूछा गया है। तो लिंक करके कहीं भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। इवन एक GS1 में भी अगर हम बात करें तो GS3 के क्वेश्चन थे, और GS3 में GS1 वाले, तो ये जो है वो एक तरह से लिंक करके जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट जो न्यूज़ बनती है, ऑलमोस्ट हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि रशिया लॉन्च्ड फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये पहली बार जो है वो यूज़ करी है, ऐसा जो वो यूक्रेन ने कहा, तो इसको हम पढ़ सकते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी न्यूज़ बनती है यहाँ पे एट द एंड लास्ट में, वो है कि चिल्ड्रन मेकअप 40% ऑफ डिस्प्लेस्ड इन म्यांमार से यूनाइटेड नेशंस। तो ये कंसर्न है डिस्प्लेसमेंट की। अगर हम बात करें जो क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह से अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पर, इवन हम यहाँ पर म्यांमार का एग्जाम्पल साथ में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको डिस्कस कर रहे हैं वर्ल्ड लेवल पर। जब वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है एक बहुत बड़ा इशू रहता है। इवन ये रीजनल भी इशू है। फॉर एग्जांपल है कि डेवलपमेंट होती है तो डिस्ट्रक्शन होती है, और डिस्ट्रक्शन लाइक फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लिंक करते हैं यहाँ पर, वो है कि अगर हमें कोई कनाल बनानी है तो उसके रिगार्डिंग जो है वो एक ट्राइबल कम्युनिटी को अभी जो है वो अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी, तो दैट मीन डिस्प्लेसमेंट। इसका इम्पैक्ट जो है वो चिल्ड्रन पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और 40% म्यांमार में कहा गया है, सिर्फ म्यांमार में 40% देखा जा रहा है। वर्ल्ड वाइड कितना होगा वो हमारा काम है, वो डाटा हमें कलेक्ट करके रखना है, ठीक है।
वो डाटा जब हम कलेक्ट करके रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें कोई आंसर आता है उसके रिगार्डिंग तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। प्लस म्यांमार का भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं साथ में कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि म्यांमार में 40% डिस्प्लेस जो हो रहा है वो चिल्ड्रन हो रहा है और इनका इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा? हेल्थ के ऊपर पड़ेगा पहला पॉइंट, उसका दूसरा एजुकेशन के ऊपर पड़ेगा और तीसरा सोशल वेलबिंग। अभी ये बच्चे हैं, इनको पता चल गया कि हमारे साथ जो है वो बुरा बिहेव हो रहा है, तो अभी फिर फाइनली क्या है कि ये सरकार के लिए अच्छा करेंगे? तो नहीं, फिर ये कहीं ना कहीं फिर अर्बन नक्सलिज्म या नक्सलाइट एक्टिविटीज़ या फिर इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ में टर्न हो जाते हैं। तो ये इफेक्ट रहता है। जब ये किसी और आइडियोलॉजी से प्रभावित हो जाए तो फिर वो डेफिनेटली फिर सरकार को भी नुकसान करता है और इनको खुद को भी नुकसान करता है। तो इस तरह से हम जो है वो कंसेप्ट को लिंक करके जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। और हमने पूरा जो है वो आज का न्यूज़पेपर डिस्कस किया। आई होप ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।